वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके जो 7 मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। ये बच्चों आज हमारा जो मॉडल पेपर होगा ये 8 नंबर का होने वाला है। चलो देखते हैं, इसके एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ पर जो गद्यांश दिया है उसको पढ़ करके हमें नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर लिखा ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया द बनियान ट्री इज यूनिक नॉट ओनली फॉर द मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ बट फॉर द एरिया ऑफ शेड इट्स प्रोवाइड्स फ्रॉम द बर्निंग सन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि दक्षिणी एशिया के सभी पेड़ों में से जो बरगद एक अनोखा पेड़ है, यानी बच्चों बनियान ट्री यानी बरगद का जो पेड़ है वो सबसे अलग है। साथ ही बोला नॉट ओनली फॉर द मिनट्स ऑफ इट्स ग्रोथ बट फॉर द एरिया ऑफ शेड इट्स प्रोवाइड्स फ्रॉम द बर्निंग सन। यानी न केवल अपने विकास के तरीके के लिए बल्कि तपती धूप से छाया प्रदान करने वाले के लिए भी यह सबसे ज्यादा छाया देने वाला पेड़ है। इट्स क्लोज रिलेशनशिप विद मैन हैज इन evolved over the years of make the banyan a most popular meeting place, a focal point of worship and a source of practical material for commerce। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य के साथ इसका घनिष्ठ संबंध वर्षों से विकसित हुआ है और बरगद का पेड़ सबसे लोकप्रिय स्थल, पूजा का केंद्र भी बिंदु है, वाणिज्य के लिए व्यवहारिक सामग्रियों का स्रोत बना हुआ है। नॉन एज द स्ट्रेंजलर फिग because of its unusual manner of growth, the banyan is an epiphyte or air plant that has its birth in the branches of host tree and lives on airborne moisture and nutrients। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अपनी असामान्य वृद्धि के कारण इसे स्ट्रेंगलर फिग के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्ट्रेंगलर फिग भी कहा जाता है। साथ ही बोला है कि बरगद एक एपीफाइट या वायु पौधा है जो मेजबान पेड़ की शाखाओं में पैदा होता है और हवा में मौजूद नमी और पोषक तत्वों पर जीवित रहता है। बनियान सीड्स आर डिपोजिटेड बाय बर्ड्स, बैट्स और मंकीज इन द रिच शॉल कलेक्टेड इन द क्रेविसेस ऑफ द होस्ट ट्रीज ब्रांचेस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बरगद के बीज पक्षियों, चमगादड़ों या बंदरों द्वारा मेजबान पेड़ की शाखाओं की दरारों में एकत्रित समृद्ध मिट्टी में जमा होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है उसके बारे में हमें उसकी जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। अब हमें इस पैसेज के आधार पर नीचे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक का आंसर करना है। तो विच ट्री इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, यानी यहाँ पर किस पेड़ के बारे में चर्चा हुई। तो बच्चों यहाँ पर बनियान ट्री यानी जो बरगद का पेड़ है उसके बारे में चर्चा हुई है। व्हाट मेक्स इट यूनिक, यानी इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो इसको सबसे यूनिक बनाता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो इट्स एरिया ऑफ शेड, यानी ये बहुत सारी जगह को घेर लेता है। वाई बनियान ट्री इज नॉन एज स्ट्रेंजलर फिग, यानी इसको स्ट्रेंजलर फिग के नाम से क्यों जाना जाता है। तो बच्चों बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ, यानी इसकी असामान्य वृद्धि के कारण, यानी अनयूजुअल यानी असामान्य वृद्धि के कारण। बनियान सीड्स आर डिपोजिटेड बाय, यानी बरगद के बीज किसके द्वारा जमा किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बर्ड्स के द्वारा, बैट्स, मंकी। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा सही आंसर। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। लाइक यानी होता है बच्चों पसंद करना, यानी यहां पर बोला गया है कि पसंद करना, लाइक यानी पसंद करना है। तो हमें यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा उसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा पॉपुलर। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का हमें बताना बच्चों यहाँ पे इसका मतलब होता है साधारण, यानी हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यूनिक हो जाएगा। साधारण यानी नॉर्मल हो गया और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यूनिक। यूनिक का मतलब होता है बच्चों अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई न हो, यानी सबसे अलग। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 1 था। चलो दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। तो बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, एक पैसेज है, इसको पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर करना है। डेट नाइट, यानी उस रात, आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, यानी मैं बरामदे वाले कमरे में सो रहा था। वेन जब आई वोकअप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर ब्लैंकेट ऑन मी एडेड टू माइन, यानी सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरे बड़े भाई का कंबल मेरे ऊपर है। अर्ली एट डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज
शोल्डर्स, यानी यहाँ पर शोल्डर्स यानी यहाँ पर बोला गया है कि भोर में ही वह बिना कंबल कंधे पर डाले खेतों की ओर निकल गया था। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर उससे पूछा जाता है कि क्यों, तो वह हमेशा की तरह यही कहता है कि उसे ठंड नहीं लग रही है। नाउ यानी अब आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अब मेरी आमदनी अच्छी खासी है। येट इट हैड नेवर एक्वायर्ड टू मी थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फिर भी मेरे मन में यह कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीद लूं। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एनी एंड हैप्पी विथ दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट दैट ही हैड कवर्ड मी विथ वंस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वह अब भी उसे पुराने फटे पुराने कंबल से संतुष्ट और खुश है जिसे उसने कभी मुझे ओढ़ाया था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विथ ऑल ऑफ द अदर थिंग्स, यानी वही कंबल बाकी सभी चीजों के साथ मेरे सामने था। आई सीवर्ड विथ द कोल्ड एंड माई ऑन इग्निट्यूड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैं ठंड से कांप उठा और अपनी कृतज्ञता से भी। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, यानी बंटवारे की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile, यानी दूसरे भाई ने जो भी चीज मांगी मेरे बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए उसको स्वीकार कर लिया। My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरे दूसरे भाई ने मुझे दी गई जमीन का हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव रखा और 18,000 रुपये की कीमत रखी। इन द इवनिंग, यानी शाम को, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine, यानी शाम को मेरे बड़े भाई मुझे अपने साथ धान के खेत दिखाने के लिए गए जो मेरे होने वाले हैं। I quietly followed him, यानी मैं चुपचाप उनका पीछे पीछे चला गया। We moved from boundary to boundary, यानी वह एक सीमा से दूसरी सीमा तक चले गए। Everywhere, हर जगह, I could feel the imprints of his feet, his palm and his finger, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर जगह मुझे उनके पैरों, उनकी हथेलियों और उनकी अंगुलियों के निशान महसूस हो रहे थे। On the bosom of the paddy fields sparkled the tears of my elder brother sweat, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि धान के खेतों की छाती पर मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमक रहे थे। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family members, वह मुझे खेत दिखा रहे थे जैसे एक पिता किसी अजनबी के परिवार को सदस्य को दिखलाता है यानी मिलवाता है, उस तरह से मुझे दिखा रहे थे अपने खेत को। इन द मॉर्निंग, यानी सुबह, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर में, यानी सुबह मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, यानी बड़े भाई से मिलने की हिम्मत नहीं थी। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, यानी बस स्टॉप पर जाने से पहले मैंने वही कागज की पर्ची अपनी बड़ी भाभी को थमा दी थी जिसमें मेरे हिस्से का विवरण था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप I had asked her to deliver it to my elder brother and stealthily slipped out of our house, यानी उस पर्ची के खाली हिस्से पर लिखकर मैंने उसे बड़े भाई तक पहुंचाने को कहा था और चुपके से घर से निकल गया था। यानी यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि एक परिवार की कहानी के ऊपर हमें ये एक पैसेज दे रखा है जिसके बेस पे हमें आंसर करने हैं। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। वेयर वॉज द ऑथर स्लीपिंग, यानी जो लेखक है वो कहाँ पर सो रहा था। द ऑथर वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, यानी जो गलियारे का कमरा था उसके अंदर सो रहा था। वॉट डिड द ऑथर फाइंड वेन ही वेकअप, यानी जब लेखक जगा तो उसे क्या मिला। द ऑथर फाउंड हिज एल्डर ब्रदर ब्लैंकेट एडेड टू हिज ब्लैंकेट, यानी जो बड़ा भाई है उसका कंबल अपने कंबल पे मिला हुआ था। वॉट डिड नेवर अकर टू द ऑथर, यानी लेखक के मन में कभी क्या बात नहीं आई। इट नेवर अकर्ड टू द ऑथर टू बाई सम वार्म क्लॉथ फॉर हिज एल्डर ब्रदर, यानी लेखक के मन में ये विचार कभी भी नहीं आया कि वे अपने भाई के लिए
गर्म कपड़े खरीद ले। वॉट डिड द सेकेंड ब्रदर वांट फॉर द स्पीकर, यानी दूसरा भाई वक्ता से क्या चाहता था। द सेकेंड ब्रदर वॉन्टेड टू बाई हिज शेयर ऑफ लैंड फ्रॉम द स्पीकर, यानी जो दूसरा भाई वक्ता से उसके हिस्से की जमीन खरीदना चाहता था। वोट मेड द स्पीकर इमोशनल, यानी वक्ता को भावुकता किस प्रकार से याद आई। द टेटर्ड ब्लैंकेट एंड हिज शेयर ऑफ पेडी फील्ड्स मेड हिम इमोशनल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फटा हुआ तो कंबल, यानी टेटर्ड ब्लैंकेट एंड हिज शेयर ऑफ पेडी फील्ड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि धान के खेत उसे क्या कर रहे थे, भावुक कर रहे थे। वो टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द स्पीकर हैव विथ हिज एल्डर ब्रदर, यानी वक्ता का अपने बड़े भाई के साथ किस प्रकार का रिश्ता था। विथ हिज एल्डर ब्रदर द स्पीकर हैज फादर सन रिलेशनशिप, यानी पिता और पुत्र जैसा रिश्ता था। अगला है टू विच ब्रदर हेड द स्पीकर गिवन हिज शेयर, यानी यहां पर बोला गया है कि वक्ता ने अपना हिस्सा किस भाई को दिया था। द स्पीकर हेड गिवन हिज शेयर ऑफ फील्ड्स टू हिज एल्डर ब्रदर, यानी किसको दिया था बच्चों, अपने बड़े भाई को दिया था। अगला है राइट द सिमिलर वर्ड, बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है रेग्ड। रेग्ड का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे हमें बताना है कि रेग्ड है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है बच्चों, फटा हुआ, इसका मतलब होता है फटा हुआ। तो इसका टेटर्ड यानी बच्चों क्या हो जाएगा, फटा हुआ। टेटर्ड यानी क्या होगा, फटा हुआ, यानी हमें सिमिलर वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड बताना है हमें होट। होट यानी बच्चों क्या है, गर्म है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कोल्ड हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। चलो अगला जो हमारा सेक्शन बी है जिसके अंदर हमें राइटिंग पोर्शन दे रखा है, चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं और एक एक करके इसके जितने भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हमें बोला यू आर योद्धा सिंह लिविंग इन झालावाड़, यानी आप झालावाड़ के रहने वाले योद्धा सिंह है। राइट ए लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर ओन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल्स गोइंग ऑन इन योर लोकेलिटी, यानी आपके इलाके में हो रही चोरियों और गली झगड़ों की शिकायत करते हुए कस्बे के जो पुलिस अधीक्षक है उनको आपको एक लेटर लिखना है। सबसे पहले बच्चों एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस झालावाड़, उसके बाद सर सब्जेक्ट थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वारल्स इन आवर लोकेलिटी, यानी आपका जो इलाका है उसमें चोरी और झगड़े चल रहे हैं उसके बारे में। तो रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर लोकेलिटी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं आपके संज्ञान में अपने इलाके में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति लाना चाहता हूँ। देयर हैव बीन 3 केसेस ऑफ थेफ्ट विद इन ए मंथ इन द लोकेलिटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इलाके में 1 महीने के अंदर चोरी की 3 वारदातें हो चुकी है। द केसेस हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस बट नो रिजल्ट, यानी इलाके में 1 महीने के अंदर 3 चोरियां हो चुकी है, पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। देयर आर सम बैड एलिमेंट्स इन द लोकेलिटी, यानी इलाके में कुछ बदमाश तत्व है। सम हाउ और द अदर दे क्वाल विद द वन अनदर और दे मोलेस्ट द लेडीज एंड यंग गर्ल्स, यानी किसी न किसी तरह से वे आपस में झगड़ते रहते हैं या महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ करते हैं। They are a nuisance to the peace loving persons of the locality. Our life is always in danger, यानी वे इलाके के शांतिप्रिय लोगों के लिए परेशानी का सबक बन रहे हैं, हमारा जान हमेशा खतरे में रहती है। We request you to arrange proper police patrolling at night and set up a police चौकी in the locality, यानी यहाँ पर आपसे अनुरोध है कि रात में उचित पुलिस गश्त की व्यवस्था करें और इलाके में चौकी स्थापित करें। प्लीज टुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, यानी कृपया मामले को तुरंत देखें और आवश्यक कार्रवाई करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली क्या आ जाएगा, योद्धा सिंह आ जाएगा। और वाला क्वेश्चन और दे रखा है बच्चों जिसके अंदर में बोला है यू आर अर्जुन ऑफ क्लास 10th, यानी आप कक्षा 10 के अर्जुन हो। योर मेटरनल अंकल इज सिक, यानी आपका जो मामा है वो क्या है, बीमार है। राइट एन ईमेल विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी, यानी आपको उनको शीघ्र स्वस्थ होने के लिए एक ईमेल लिखना है। द ईमेल एड्रेस इज mahesh@yahoo.com। तो बच्चों सबसे पहले ईमेल लिखने के लिए हमें टू लिखना पड़ेगा, यानी किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो मामा जी है उनका नाम है mahesh@yahoo.com, उनकी ईमेल एड्रेस है वो लिख देंगे। सीसी यानी कार्बन कॉपी में हमें ब्लैंक छोड़ना है, बीसीसी को भी हमें ब्लैंक छोड़ना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विशिंग यू स्पीडी रिकवरी, यानी वो बीमार है तो जल्दी से ठीक हो जाए। माय डियर मैटरनल अंकल, यानी मेरे प्रिय मामा जी।
उसके बाद लिखेंगे आई फेल्ट पेन्ड वेन आई हियर्ड अबाउट योर सिकनेस, यानी आपकी बीमारी के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई प्रे टू गॉड फॉर योर स्पीडी रिकवरी, यानी मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अंकल यू आर ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी चाचा जी आप, यानी मामा जी आप निश्चय, दृढ़ निश्चय व्यक्ति हो। यू हैव मच करेज एंड पेशेंस, यानी आपके अंदर बहुत सारा साहस और धैर्य है। डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग यू वेल, यानी डॉक्टर आपका इलाज अच्छे से कर रहे हैं। यू हैव रिकवर्ड अ लॉट, यानी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। वंस अगेन आई विश यू स्पीडी रिकवरी योर लविंग नेफ्यू अर्जुन, यानी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं आपका प्यारा भतीजा अर्जुन। बच्चों यहां पर देखो, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल ऑफ इट, यानी यहां पर बच्चों हमें एक यहां पर स्टोरी दे रखी है जिसको हमें लिखना है। चलो देख लेते हैं। पहली स्टोरी है बच्चों यहां पर, ए लार्ज नंबर ऑफ माइस, ए कैट लिव्स इन द दैट हाउस, किल्स एंड ईयर रैट्स, होल्ड्स ए मीटिंग, प्लान टू टाई टेल राउंड हर नेक, ऑल हंग्री, वन रेट आस्क हु विल बेल द कैट। तो बच्चों यहाँ पर बेलिंग द केट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बच्चों यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो है बेलिंग द केट। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड मेनी माइस इन बिग हाउस, यानी एक बार की बात है, एक बड़े से घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। अ केट ऑल्सो लिव्ड इन दैट हाउस, यानी एक जो बिल्ली थी वो भी वहीं रहती थी। द केट किल्ड सम रैट्स एवरी डे एंड एट देम, यानी जो बिल्ली थी वो क्या करती थी, बहुत सारे चूहों को रोजाना मार के और खा जाती थी। द रेट वर अफ्रेड ऑफ द केट, यानी जो चूहे थे वो उस बिल्ली से डरते थे। वन डे दे हेल्ड ए मीटिंग, यानी एक दिन उन्होंने एक मीटिंग रखी। देन दे थॉट ऑफ ए प्लान टू गेट रिड ऑफ द केट, यानी यहाँ पर एक दिन उन्होंने एक बैठक रखी और बिल्ली से छुटकारा पाने की एक तरकीब सोची। दे डिसाइडेड टू टाई ए बेल अराउंड द नेक ऑफ द केट, यानी उन्होंने क्या किया, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बारे में फैसला लिया। ऑल ऑफ द रेट्स वर हैप्पी एट द सजेशन, यानी सभी चूहे इस सुझाव से खुश थे। देयर वॉज एन ओल्ड रेट, यानी वहां पर एक बूढ़ा चूहा भी था। इट आस्क्ड द रेट एज टू हु वुड बेल द केट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सभी चूहे, उनमें से एक क्या था, बूढ़ा था। उसने चूहे से पूछा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ऑल द रेट्स बिकम साइलेंट, यानी सभी चूहे वो चुप हो गए। नो रेट वॉज विलिंग टू डू दैट वर्क, यानी कोई भी चूहा ये काम करने को तैयार नहीं था। एट दैट टाइम द केट केम, यानी उसी समय बिल्ली आ गई। देन ऑल द रेट्स रैन इनटू देयर होल्स, यानी सभी चूहे अपने बिल में भाग गए। तो मोरल है, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू, यानी कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो बच्चों ये हमारी पहली स्टोरी थी। और वाली स्टोरी है, ए वुमन हैज नो चाइल्ड स्टिल रियल मदर quarrel brought to the king, no witness, both claim to the same child। तो बच्चों यहाँ पर ए वाइस किंग एंड ए ट्रू मदर, यानी एक बुद्धिमान राजा और एक सच्ची माँ के ऊपर हमें एक स्टोरी लिखनी है। तो वंस देयर वाज ए वुमन, यानी एक बार एक महिला थी। सी हैड नो चाइल्ड, यानी उसके कोई भी बच्चा नहीं था। शी स्टोल ए चाइल्ड, यानी उसने एक बच्चा चुरा लिया। द रियल मदर आस्क्ड हर टू रिटर्न हर चाइल्ड, यानी उस बच्चे की जो असली माँ थी उसने उसको वापस करने को कहा। बट सी डिड नॉट रिटर्न, यानी फिर भी उसने वापस नहीं दिया। बोथ बिगेन टू क्वारल, यानी दोनों झगड़ने लग गई। दे वर ब्रॉट टू द किंग, यानी वे राजा के पास लाया। देयर वॉज नो विटनेस, यानी उनके पास कोई गवाह नहीं था। द किंग वॉज वेरी वाइज, यानी राजा क्या था, बहुत बुद्धिमान था। बोथ द वुमन क्लेम्ड द सेम चाइल्ड, यानी दोनों महिलाओं ने एक ही बच्चे का दावा किया। द किंग ऑर्डर टू कट द चाइल्ड इन टू हेल्स एंड गिव वन हाफ टू ईच वुमन, यानी राजा ने बच्चे के 2 हिस्से काटने और प्रत्येक महिला को आधा देने का कहा। द रियल मदर वेप्ट एंड रिक्वेस्टेड टू काइंड टू गिव द किंग टू गिव द चाइल्ड टू अदर वुमन, यानी असली माँ रोई और राजा से अनुरोध किया कि वह बच्चा दूसरी महिला को दे दे। सी वॉन्टेड दैट हर चाइल्ड शुड लाइव, यानी वह चाहते थे कि उसका बच्चा जीवित रहे। बट द अदर वुमन एग्री टू कट द चाइल्ड इन टू हाउस, यानी जो दूसरी माँ थी वो उसके 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गई। द किंग अंडरस्टैंड हु द रियल मदर वॉज, यानी जो राजा था वो समझ गया कि इसे असली माँ कौन है। द रियल मदर वुड नॉट अलाउ टू कट हर चाइल्ड, यानी जो सच्ची माँ होगी वो कभी भी उसके 2 टुकड़े करने को नहीं कहेगी। द किंग गिव द चाइल्ड टू इट्स रियल मदर, यानी राजा ने जो उसकी असली माँ थी उसको बच्चा दे दिया। इसका मोरल है, ओनली ए रियल मदर
लव्स हर चाइल्ड, यानी केवल एक सच्ची माँ ही अपने बच्चों से प्यार करती है। अगला है बच्चों हमें पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें किसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर एक फार्मर है जिसके बारे में बताया गया है। चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर बच्चों। तो यहाँ पर है ए फार्मर एंड ए विलेज। दिस विजुअल हैज द पिक्चर्स ऑफ ए फार्मर, ए लेडी एंड ए विलेज। यानी ये बच्चों यहाँ पर देखो पिक्चर के अंदर क्या क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर देखो एक गांव बता रखा है, साथ में एक क्या है किसान है और एक उस क्या है लेडी को बता रखा है। यानी इस दृश्य में एक तो किसान है, एक महिला है और एक गांव है। द फार्मर इज कल्टिवेटिंग हिज फील्ड विथ ए प्लग एंड 2 oxen। यानी बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है किसान हल और 2 बैलों से अपने खेत की जुताई कर रहा है। द लेडी हैज ए पिक्चर ऑन हर हेड एंड द अदर इन हर लेप। यानी यहाँ पर बहुत महिला सिर पर एक गड़ा है और उसकी दूसरी गोद में भी एक गड़ा है। द विलेज अपियर्स टू द बी वेल प्लांट। यानी यहाँ पर बताया गया है कि गांव सुनियोजित लगता है। इट इज अ ग्रीन विलेज। यानी ये हरा भरा गांव है। इट हैज ए लॉट ऑफ ट्रीज। यानी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। द विलेज सिम्स टू बी नीट एंड क्लीन। यानी गांव साफ सुथरा लगता है। द विलेज पाथ अपीयर्स टू बी क्लीन ऑल्सो। यानी गांव का जो रास्ता है वो भी साफ सुथरा है। वोट ए पीसफुल एंड हेल्थी लाइफ देयर। यानी यहाँ पर शांतिपूर्ण, यानी यहाँ पर कितना शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन है। दूसरा बच्चों और है जिसके अंदर भी हमें एक पैराग्राफ लिखना है। चलो पढ़ लेते हैं। Does your school celebrating any function? Write a paragraph in about 80 words saying how the annual function of your school was celebrated. Also mention the chief guest, culture programs, annual reports and speech, prizes, thanks, etc. You may begin like this. This year the annual function was celebrated. यानी यहाँ पर बच्चों आपकी जो स्कूल है उसके अंदर जो एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट हुआ उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। साथ ही आपके चीफ गेस्ट कौन थे उनके बारे में बताना है, कौन कौन से कल्चर प्रोग्राम्स हुए थे और एनुअल रिपोर्ट क्या थी, स्पीच किसने दी, प्राइज क्या मिला था और सभी को थैंक्स कहना है। चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। द एनुअल डे फंक्शन ऑफ माई स्कूल। यानी मेरे स्कूल का वार्षिक उत्सव। दिस ईयर द एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल ऑन 3rd of January इन द स्कूल एडिटोरियम। यानी इस वर्ष मेरे स्कूल में वार्षिक समारोह 3 जनवरी को विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। द चीफ गेस्ट वॉज रिसीव्ड वार्मली। यानी यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। द कल्चरल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड। यानी यहाँ पर विद्यालय की वार्षिक यहाँ भी बोला गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल वॉज रेडी बाय द प्रिंसिपल। यानी जो विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रधानाचार्य द्वारा पढ़ी गई। द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच। यानी जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने संक्षिप्त और मधुर भाषण दिया। He praised the staff and the students for their remarkable achievements। यानी यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने स्टाफ और छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियां थी उनकी प्रशंसा की। Then the chief guest gave away the prize to the students for the achievements। यानी मुख्य अतिथि ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया। द वाइस प्रिंसिपल गेव ए नोट ऑफ थैंक्स टू ऑल। यानी जो उप प्रधानाचार्य थे उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। अगला है बच्चों हमारा ग्रामर का पोर्शन है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है इसके अंदर हमें टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल हमारे 12 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। पहला है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्लैंकेट्स। यानी यहाँ पर हमें जो वर्ब जो यहाँ पर फिल करनी है चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द पोस्ट बाई 8 AM एवरी डे। यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है एवरी डे वर्ड आ गया, इसका मतलब हमें प्रेजेंट सिंपल की बात की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर डिलीवर है, पोस्टमैन सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा बच्चों यहाँ पर SES यानी डिलीवर्स हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा डिलीवर्स। टुमारो यानी बच्चों किसकी बात हो रही है, हमारा फ्यूचर की बात हो रही। इज ए हॉलीडे यानी कल छुट्टी है। द ऑफिस इज क्लोज्ड। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, यानी यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे विल रिमेन। यानी यहाँ पर विल के साथ क्या जाएगा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा रिमेन क्लोज। यानी ऑफिस वैसे ही बंद रहेंगे। अगला है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सी हेड बेटर। बच्चों हमेशा हेड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा अटेंड आ जाएगा। उसके बाद है यू
फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, यानी आप इस समय क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस यानी विल बी प्लेइंग। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर विल बी प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी आप इस समय क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। यानी एट दिस टाइम टुमारो आ गया, तो एट दिस टाइम बच्चों कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, साथ ही जो टुमारो है वो फ्यूचर को दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू द टीचर, यानी उससे अध्यापक से कहा, डिड यू फाइंड टाइम टू चेक माई आंसर। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ही आ जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस है, टेंस वाला है, और साथ ही इंट्रोगेटिव है। तो ही टोल्ड द टीचर, यानी उसने किससे कहा बच्चों, ही टोल्ड द टीचर। और यहाँ पर बच्चों जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम किस कनेक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर इफ का आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू किसके लिए आया, टीचर। टीचर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें जो टेंस दे रखा है, यहाँ पे सेड टू है, तो हमें ये पास्ट में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा डिड आ गया, तो किस में बदल जाएगा बच्चों, हेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइंड की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, फाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाउंड। टाइम टू चेक, और यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके लिए आया बच्चों, ही के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हिज आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज आंसर हो जाएगा। अगला है माई फादर सेड, यानी मेरे पिताजी ने कहा। किससे कहा बच्चों, मुझसे कहा। तो माई फादर एडवाइज्ड, यानी माई फादर एडवाइज्ड मी। फिर आ जाएगा बच्चों ऑलवेज। देखो यहाँ पर टू कनेक्टर आएगा, लेकिन बच्चों ऑलवेज वर्ब नहीं है, तो वर्ब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ब के पहले होता है, तो यहाँ पर ऑलवेज आ जाएगा। उसके बाद लगाना है टू रेस्पेक्ट। बच्चों यहाँ पर यूर है, ये किसके लिए आया बच्चों, मेरे लिए आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई एल्डर। यू का क्या हो जाएगा, माई एल्डर्स हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब एग्रीमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ईच ऑफ द बॉय, यानी ईच आ गया, तो बच्चों यहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब, यानी वॉज का प्रयोग होगा। नाइदर सीता और नॉर सिस्टर, तो बच्चों यहाँ पे सिस्टर्स, यानी जब भी नाइदर नॉर का सेंटेंस हो, जो हेल्पिंग वर्ब के पास हो, उसके अनुसार हमें क्या लगाना बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। तो सिस्टर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों, वर्ब का प्रयोग होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। व्हाट लैंग्वेज डू यू दीज पीपल स्पीक। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाना है, यानी वोट है तो WH वर्ड क्या आ जाएगा बच्चों, वैसा ही आ जाएगा, वोट लैंग्वेज। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी हमारा जो WH वर्ड हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर डू आ गया है, तो डू किस में बदलेगा, इज एम आर में। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा बच्चों, इज का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, स्पोकन। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। बाई और क्या हो जाएगा, दीज पीपल, बाई दीज पीपल। अगला है डोंट हेट द डोर। तो बच्चों यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, लेट से स्टार्ट करेंगे। क्या आ जाएगा, लेट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, मेन वर्ब हमारी हेट है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना दो। लेट द पुअर, क्या आ जाएगा बच्चों, लेट द पुअर। नेगेटिव है, तो नोट लगा के क्या लगाना, हमें बी लगाना है, नोट। लेट के साथ बी का प्रयोग होगा। और बच्चों हेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेटेड। फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, सी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी वह कहां पर डांस कर रही है, स्टेज पे। तो बच्चों जगह कौन सी है, वेयर का मतलब है जगह, तो ऑन द स्टेज, यानी इसको हमें हटाना है, बाकी सेंटेंस को वैसा का वैसा ही लिखना है, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, वॉज, सी, और बाकी हमारी वर्ब हो जाएगी डांसिंग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस हो जाएगा। क्वेश्चन टैग है आई नेवर। नेवर का मतलब बच्चों पहले से ही नोट है, और साथ में अब्यूज यानी प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, डू या डज का प्रयोग होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आई आ जाएगा। नोट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव का हमें हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो बच्चों इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो टेक्स्ट बुक यानी जो हमारी बुक है उसमें से एक पैसेज ले रखा है। तो आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी बच्चों मैं उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से दूर जाने का कोई
मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। यानी यहाँ पर मैं गया और कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन है, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अगला है बच्चों यहाँ पर सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, यानी उसने मुझे बच्चों कैसे देखा था, एक अजनबी की तरह देखा और हंसने लग गई, हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, यानी बच्चों दूसरा जहाज, यानी यहां पर बात की जा रही है कि दूसरा एरोप्लेन। अगला बच्चों यहां पर बोला है अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी एक और हवाई जहाज इस तूफान में ऊपर, आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था, रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प्ड मी द अराइव देयर सेफ्टी विदाउट ए compass or a radio and without any more fuel in my tanks, who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storms without light, यानी यहाँ पर बोला गया है कि तो बिना किसी कंपास या रेडियो के और बिना किसी ईंधन के मुझे वहां सुरक्षित पहुंचाने में किसने मदद की, बिना रोशनी के तूफान में उड़ रहे उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था। तो बच्चों यहाँ पर हमें एरोप्लेन के ऊपर एक पैसेज दिया है, चलो देख लेते हैं। पहला सवाल है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, द नरेटर सेड टू बिकॉज, यानी यहाँ पर बोला है कि मैं उतरा और एक के पास पुराने डकोटा से दूर जाने का अफसोस नहीं, नियंत्रण टावर। वर्णन करता ऐसा क्यों कहता है, तो बच्चों इसकी अगर हम बात करें तो ये क्यों कहता है हिज जर्नी हैड बीन सो रिस्की एंड फुल ऑफ एंजाइटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वह यात्रा बहुत जोखिम भरी थी और चिंता भरी थी, यानी जो उसकी जोखिम है वो चिंता भरी थी। अगला है द वुमन इन द कंट्रोल टावर लुक्ड स्ट्रेंजली एट द नरेटर्स बिकॉज, यानी नियंत्रण टावर में जो महिला थी वो अजीब तरीके से क्यों देख रही थी नरेटर को। तो बच्चों यहाँ पर हिज क्वेश्चंस सीम्ड स्ट्रेंज टू हर, यानी उसके जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, एक अजनबी के क्वेश्चंस थे। द ओल्ड डकोटा लैंडेड सेफ्टी विदाउट, यानी ओल्ड डकोटा बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप में कैसे उतरा था। तो बच्चों वहां पर कौन कौन उतरा था, विदाउट बहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, दोनों। अगला है बच्चों हुम डिड द नरेटर वांट टू थैंक एंड व्हाई, यानी वर्णनकर्ता किसे धन्यवाद देना चाहता और क्यों। तो बच्चों द नरेटर वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हु हैड हेल्प्ड हिम अराइव सेफ्टी अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कथावाचक काले हवाई जहाज के पायलट को धन्यवाद देना चाहता था जिसने कठिन परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा और मदद की। व्हाट वाज द वुमन्स आंसर टू हिज क्वेश्चंस, यानी महिला ने उसके प्रश्न का उत्तर क्या दिया। टू हिज क्वेश्चंस whom the other pilot was, she replied that no other aeroplane than his own was flying that night due to the storm, यानी जब उसने पूछा कि तुम्हारा पायलट कौन है तो उसने बताया कि तूफान के कारण उस रात उसके अलावा कोई और विमान नहीं उड़ रहा था। अगला है बच्चों सिमिलर वर्ड बताना है अनयूजुअल, यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो असामान्य, अनयूजुअल यानी क्या होता है बच्चों, असामान्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंज यानी बच्चों अजनबी हो जाएगा, यानी असामान्य हो गया। अगला है बच्चों इसके अंदर जिसके अंदर हमें और वाला एक और सेंटेंस दे रखा है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्यूकिंग इन इट्स बुक्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी पूरी क्लास है, यानी हमारी जो पूरी क्लास यानी कक्षा कांप रही थी, यानी बच्चों द रीजन ऑफ कोर्स इट इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, यानी इसका कारण जाहिर है कि आगामी बैठक में यहाँ पर बोला गया है बच्चों की आगामी जो बैठक है उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा, यानी जो आगामी एग्जाम है उसके अंदर, तो बच्चों यहाँ पर बोला गया इसका कारण जाहिर है आगामी बैठक है जिसमें शिक्षक तय करेंगे कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और किसे पीछे रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, यानी यहाँ पर बोला गया कि आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackass, who have staked their entire holidays savings on their bet, यानी यहाँ पर बोला गया है कि
कि आधी क्लास शर्त लगा रही थी जे एन और मैं अपने पीछे के दो लड़कों सी एन और जैक्स पर खुद को हंसते हैं जिन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी बचत शर्त पर लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने सुबह से रात तक तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ तक कि जी की विनती भरी निगाहें और मेरा गुस्सा उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। इफ यू आर आस्क मी देर आर सो मेनी dummies and about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो इतने सारे बेवकूफ़ हैं कि कक्षा के लगभग एक चौथाई को पीछे रखा जाना चाहिए, लेकिन शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है। आई एम नॉट टू वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अपनी गर्लफ्रेंड और खुद के बारे में इतना चिंतित नहीं था। आई विल मेक इट, यानी मैं इसे कर लूंगा। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स, एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। यानी हम इसे कर लेंगे। एकमात्र विषय जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं था वह है गणित। वैसे भी हम बस इंतजार कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि यानी आपका रिजल्ट आने वाला है, उसमें आपके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बुक्स, द एक्सप्रेशन मीन्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसका मतलब क्या है, यानी उसके एक्सप्रेशन है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो बच्चों ऑल द क्लास इज शेकिंग विथ फियर एंड एंजाइटी, यानी जो पूरी क्लास है भय और चिंता से कांप रही थी। What is the half of the class doing after hearing of the promotion meeting? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा they are fearing and making bets, यानी वे भयभीत थे और दाव लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। Who are the most unpredictable creature on the earth? तो क्या हो जाएगा बच्चों, टीचर हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी कौन है, तो वो होगा टीचर। What have CN and Jax done? यानी यहाँ पर बोला गया है कि CN और जैक्स ने क्या किया। They are so worried about the result of the teachers meeting they have asked their entire holiday saving on their bet। यानी यहाँ पर बोला गया है कि वे शिक्षक बेटे के परिणाम को लेकर उन्हें चिंतित थे, उन्होंने अपनी छुट्टियां पूरी तरह दांव पर लगा दी थी। What is an opinion of her class? यानी यहाँ पर बोला कि इन्हीं अपनी क्लास के बारे में क्या राय है। तो her opinion is that there are so many stupid students in her class that about a quarter of them should be detained in the same class। यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसकी राय की उसकी कक्षा में अधिक बच्चे क्या है, मूर्ख है, उनको एक चौथाई से उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, यानी एक चौथाई बच्चे हैं उनको वहीं रख देना चाहिए। सिमिलर वर्ड बताना हमें ट्रेम्बलिंग, यानी बच्चों कांपना। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है बच्चों कांपना, तो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूकिंग हो जाएगा। क्यूकिंग मतलब ये क्या होता है बच्चों, कांपना होता है। आंसर द एनी ऑफ 3, यानी यहाँ पर बच्चों 4 क्वेश्चंस है, हमें किसी 3 के आंसर करने। चलो बच्चों क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमें 3 के आंसर करने हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशंस? यानी यहाँ पर बोला गया है कि मंडेला ने किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख किया है। तो अकॉर्डिंग टू द मंडेला एवरी मैन हैज टू fulfill 2 obligations. The first obligation is towards his family, his parents, his wife, his children, and the second obligation is towards his people, his community and his country। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के 2 दायित्व निभाने होते हैं। पहला दायित्व अपने परिवार, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने लोगों, समुदाय और देश के प्रति। अगला है हाउ डिड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर्स पायलट? यानी अजीब काले हवाई जहाज के कथावाचक पायलट की मदद कैसे की? तो बच्चों यहाँ पर एक बार इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर दूसरे का आंसर है बच्चों यहाँ पर द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन इंडिकेटेड द नरेटर पायलट टू फॉलो हिम, it turned northward slowly, then it started to go down. The narrator pilot thus came out of the clouds and on the runway where he landed safety। यानी यहाँ पर बोला गया है कि दूसरे हवाई जहाज के पायलट ने वर्णकर्ता पायलट को अपने पीछे आने का संकेत दिया, वह धीरे धीरे उत्तर की ओर मुड़ा।
फिर यह नीचे जाने लगा। इस तरह वर्णनकर्ता पायलट बादलों से बाहर निकलकर रनवे पर आ गया और सुरक्षित उतर गया। Was any right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? यानी क्या एनी सही थी जब उसने कहा था कि दुनिया के 13 साल की लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी? Yes, Anna is right in saying so because people are generally interested in reading about great men. They may not be इंटरेस्टेड इन ए टीनेजर्स थॉट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, एनी ने सही कहा क्योंकि लोग आमतौर पर महान पुरुषों के बारे में पढ़ने में रुचि रखते हो सकते हैं कि उन्हें किशोरी की विचारों में रुचि नहीं हो। वॉट डज वेली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड? यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब बुजुर्ग व्यक्ति वेली को बच्ची कहता तो उससे क्या कहती है? तो बच्चों उसने कहा था व्हेन द elderly man called Valley child, she tells him that there is no one here who is a child. She laughingly tells him that she has paid her 30 पैसा like everyone else. यानी जब बुजुर्ग व्यक्ति वेली को बच्चा कहता है तो वह उससे कहती है कि यह कोई बच्चा नहीं है। वह घमंड में कहती है कि उसने भी सभी की तरह उसे 30 पैसे दिए हैं। आंसर द एनी ऑफ 2 ऑफ द 1। यानी बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें कोई एक आंसर देना है। दोनों में से पहला है व्हाट डू यू थिंक अबाउट कीपिंग एन अनयूजुअल पेट एट होम? यानी यहाँ पर बोला गया है कि घर पर एक असामान्य पालतू जानवर रखने के बारे में सोचिए। तो कीपिंग एन अनयूजुअल पेट इन थ्रिलिंग एज वेल एज डेंजरियस सच एज पेट नीड्स special care after being fully grown. It may be dangerous for children, so we have to be very careful. A constant and alert watch is always needed. There are many social and other obligations which compel us to leave our home. At this time the animal will be alone at the home and that can be problematic. One has to think of all the pros and cons before keeping such an animal as पेट। यानी असामान्य पालतू जानवर रखना रोमांचकारी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। ऐसे पालतू जानवर को खास देखभाल की जरूरत है। बड़े होने के बाद वह बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा सतर्क निगरानी की जरूरत है। कई सामाजिक और अन्य दायित्व होते हैं जो हमें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस समस्या जानवर घर पर अकेला होगा और यह समस्याग्रस्त हो सकता है। ऐसे जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने से पहले सभी फायदे और नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा हाउ कैन वी सीक पीस? यानी यहाँ पर बोला गया कि बुद्ध के अनुसार कोई व्यक्ति शांति कैसे स्थापित कर सकता है। अकॉर्डिंग टू बुद्ध लेमेंटेशन, कंप्लेंट, ग्रिफ एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बुद्ध के अनुसार विलाप, शिकायत और शोक आदि बाण है। आर द एरोज द unceasingly injure our head and heart. He who has drowned out these arrows and remains composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrow, and the man and woman without any discrimination will be blessed. Thus neither from weeping nor for grieving can one obtain peace of mind. We should accept with a composed mind everything that life ऑन अस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये निरंतर हमारी सिर और हृदय को घायल करते रहते हैं। जिसने इन बाणों को निकाल दिया है वह शांत रहता है, उसके मन की शांति प्राप्त होती है। जिसने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है वह दुखों से मुक्त करना चाहता है और बड़ी पुरुषों या स्त्री बिना किसी भेदभाव के धन्य हो जाएगा। इस प्रकार न तो रोने और न ही शोक करने से मन की शांति प्राप्त हो सकती है। हमें जीवन द्वारा हमें दी गई हर चीज को मन से स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14। हमें 2 में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट गैस? यानी आप गैस के बारे में क्या जानते हैं? गैस इज ए डॉग ऑफ लोमो। ही बॉट इट फ्रॉम मोरो फॉर 125 rubles. It is first red dog. He is pure bred, firm of feet and has well supple ribs. It is a good hunter. It ran neck to neck with the काउंट्स डॉग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि गेस लोमो का कुत्ता है। उसने इसे मरेनो से 125 रुपये में खरीदा था। यह एक बेहतरीन कुत्ता है। यह शुद्ध नस्ल का है। इसके पैर मजबूत हैं और इसकी पसलियां मजबूत है। ये एक अच्छा शिकारी है। ये काउंट के कुत्ते के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ता है। हाउ डज द पे द प्रपोजल कंक्लूड? यानी नाटक द प्रपोजल का समापन कैसे हुआ? द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड्स एट हैप्पी नोट। यानी
नाटक द प्रपोजल का समापन सुखद नोट के साथ हुआ। द क्वारलिंग यंगर पर्सन्स लोमो एंड नतल्या केच ईच अदर हैंड्स एंड किस टू दे फुलफिल द कस्टम्स ऑफ मैरिज। चोकोबाओ ऑल्सो feels happy and relieved after putting Lomo's hand into his daughters। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जगरते हुआ यह व्यक्ति लोमो एंड नतल्या एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चूमते हैं। वे विवाह की नस्ल पूरी करते हैं और रस्में पूरी करते हैं और लोमो का हाथ अपनी बेटी के हाथ में देने के बाद चोकोबाओ खुश और राहत महसूस करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसके अंदर में एक्सट्रैक्ट दे रखा है, जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर करने हैं। The fox comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोहरा छोटे छोटे बिल्ली के पैरों पर आता है। वह चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठकर बंदरगाह और शहर को देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। हाउ डज ए केट कम एंड गो, कंपेयर इट विथ फॉग विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बिल्ली कैसे आती जाती है, पंक्तियों के आधार पर हमें बताना है। अ केट कम्स एंड goes silently, fog also covered the harbor and the city silently and they disappear in the same manner। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक बिल्ली चुपचाप आती है और चली जाती है, कोहरा भी चुपचाप बंदरगाह और शहर को ढक लेता है और उसी समय गायब हो जाता है। What do you understand by appearing and disappearing of fog? यानी कोहरे के आने और गायब होने के बारे में आप क्या समझते हैं? The appearance and disappearing of fog indicated that we can pursue the target silently and then attain it with a view to success। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोहरे का दिखाना और गायब होना दर्शाता है कि वह चुपचाप लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। अगला है बच्चों इसके अंदर और है, जिसके अंदर भी दे रखा है हमें एक्सट्रैक्ट। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent, listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now the crown of the tallest oak। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरा सिर फुसफुसाहट से भरा है जो कल शांत हो जाएगा, सुनो शीशा टूट रहा है, पेड़ रात में आगे की ओर लड़खड़ा रहे हैं, हवाएं उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है, चांद एक दर्पण की तरह टूट रहा है और उसके टुकड़े अब सबसे ऊंचे ओक की मुकुट की चमक है। व्हाट आर द नॉइजेज द पोएट लिसन्स एट नाइट। यानी कवि रात में कौन सी आवाजें सुनता है? तो द पोएट लिसन टू द नॉइज ऑफ ग्लास ब्रेकिंग, स्टम्बलिंग ऑफ ट्रीज आउट ऑफ द डोर्स एंड रशिंग ऑफ वाइंड्स इन द साइलेंट रेन। यानी कवि कांच के टूटने, दरवाजे के बाहर पेड़ों के टकराने और खामोश रात में तेजी हवाओं के चलने की आवाज सुनता है। वाई इज ऑल दिस नॉइज बीइंग मेड। यानी ये सब शोर क्यों मचा रहा था? ऑल दीज नॉइज इज बीइंग मेड बाय द लीव्स, twigs and the tree because they all are trying to set themselves free from the long extension in the house। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये सारा शोर पत्तियों, टहनियों और पेड़ों के कारण हो रहा है क्योंकि वे सभी घर में लंबे समय से चल रहे काम से खुद को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर हमें 3 में से किसी 2 के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया के अंत के बारे में आपकी क्या राय है? तो सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, द अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस। यानी कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, दूसरे लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज लाइक। यानी यहाँ पर बोला गया है कि पेड़, कविता में पेड़ किस तरह के हैं? तो ट्रीज आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज हाफ डेज्ड पेशेंट, दे आर वीक ड्यू टू लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन द हाउस। यानी पेड़ नए छुपी हुई अधमरे रोगी की तरह हैं, वे घर में लंबे समय तक कैद रहने के कारण कमजोर हो जाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम फॉर एने जोजरी। यानी यहाँ पर फॉर एने ग्रेगरी, जोजरी नहीं बच्चों, ग्रेगरी है। फॉर एनी ग्रेगरी कविता का विषय क्या है? द थीम ऑफ द पोइम इज द a person should be loved for his her mental and moral qualities and not for the outward beauty। यानी कविता का विषय है कि किसी व्यक्ति को उसके मानसिक और नैतिक गुणों के लिए प्यार करना चाहिए, न कि बाहरी सुंदरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर हमें 2 में से किसी एक का आंसर करना है। हाउ डिड
ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ओसेबल ने मैक्स से छुटकारा कैसे पाया। द ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट वाज द रिसीव ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स। Mac's rival agent wanted to obtain the report from his by force. He entered Ozebel's room using a pass key. He pretended to shoot Ozebel if he didn't hand over the report to him. To get rid of Max, Ozebel concocted a false story about the balcony being attached to his room. Max jumped out of the window to escape the police. As there was no balcony, he fell to the ground floor। यानी यहाँ पर ओसेबल नामक एक गुप्तचर एजेंट को कई नई मिसाइलों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करनी थी। मैक्स नामक एक प्रतिद्वंदी एजेंट उससे बलपूर्वक रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता था। वह पास का उपयोग करके ओसेबल के कमरे में घुस गया, यानी उसके पास एक की थी। उसने ओसेबल को धमकी दी थी कि यदि उसने रिपोर्ट उसे नहीं सौंपी तो वह उसे गोली मार देगा। मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ओसेबल ने अपने कमरे से जुड़ी एक बालकोनी के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस से बचने के लिए मैक्स खिड़की से बाहर कूद गया। चूंकि वहां कोई बालकोनी नहीं थी इसलिए वह भूतल पर गिर गया। और वोट अनयूजुअल रीजंस इन इज भोली सेंट टू द स्कूल, यानी यहाँ पर बोला गया कि भोली को किस असामान्य कारणों से स्कूल भेजा गया। ए प्राइमरी स्कूल इज ओपन इन भोलीज विलेज, यानी भोली के गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। द तहसीलदार आस्क्ड भोलीज फादर टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यानी तहसीलदार भोली के पिता से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहता है। इट इज सोशली banned to send girls to the school because nobody will marry a girl who has gone to the school, यानी लड़कियों को स्कूल भेजना सामाजिक रूप से प्रतिबंधित है क्योंकि कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करेगा जो स्कूल गई हो। बट भोलीज फादर हैज नो करेज टू disobey the तहसीलदार भोलीज मदर suggests that भोली should be sent to the school, thus they send भोली to school to please the तहसीलदार, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन भोली के पिता में तहसीलदार की आज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी, अवज्ञा करने की। भोली की मां सुझाव देती कि भोली को स्कूल भेजा जाना चाहिए। इस तरह तहसीलदार को खुश करने के लिए उसे स्कूल भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है। हमें बच्चों 3 में से कोई 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल है बच्चों यहाँ पर बोला गया है विथ वोट सरप्राइज डिड मैक्स एंटर ओसेबल्स रूम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैक्स किस उद्देश्य से ओसेबल के रूम में दाखिल हुआ था। तो मैक्स वांटेड टू टेक द रिपोर्ट ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम ओसेबल, ही एंटर्ड द रूम ऑफ ओसेबल विद द डेट सरप्राइज, यानी सपोज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैक्स ओसेबल से मिसाइल की रिपोर्ट लेना चाहता था, इसी उद्देश्य से वह ओसेबल के कमरे में दाखिल हुआ। अगला है व्हाई वॉज इट नॉट डिफिकल्ट फॉर हॉरेंस टू ओपन द सेफ, यानी हॉरेंस के लिए तिजोरी खोलना कठिन काम क्यों नहीं था। हॉरेंस वॉज ए एक्सपीरियंस्ड लॉक ब्रेकर, ही ब्रोक ए सेफ एवरी ईयर सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू हॉरेंस टू ब्रेक ओपन द सेफ, यानी हॉरेंस एक अनुभवी ताला तोड़ने वाला था। वह हर समय एक तिजोरी तोड़ता था, इसलिए हर साल एक तिजोरी तोड़ता था, इसलिए हॉरेंस के लिए तिजोरी तोड़ना मुश्किल काम नहीं था। हाउ डिड भोली फील आफ्टर हर टीचर had encouraged her to study, यानी भोली को कैसा महसूस हुआ जब उसके शिक्षक ने उसके पढ़ाई के लिए उसको उत्साहित किया। भोलीज हार्ट थ्रोब्ड with a new hope and a new life, she felt that the village temple bells were ringing, यानी भोली के दिल में एक उम्मीद और एक नई जिंदगी की धड़कनें शुरू हो गई। उसे लगा कि गांव की मंदिर की घंटियां बज रही है। आज का अंतिम सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चुनना है। पहला है व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, यानी लखनऊ एक्सप्रेस का टाइम क्या था ये हमें बताना है। तो बच्चों उसका टाइम हो जाएगा 10:30 यानी 10:30। हाउ मच टाइम डिड हॉरेंस टेक टू ओपन द सेफ, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1 आवर, यानी हॉरेंस को तिजोरी खोलने के लिए कितना समय लगता था बच्चों 1 घंटा। वॉट इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग, यानी उस शाम उसके पति के हाथ में क्या था, यानी हमें बताना है कि उसके पति के हाथ में क्या था। तो बच्चों ए ह्यूज एनवेलप, यानी एक बड़ा लिफाफा था। व्हाई वाज ट्रिकीज ह्यूगली फैट, यानी यहाँ पर ट्रिकी इतना मोटा क्यों था। तो बच्चों ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग, यानी वो बहुत ही ज्यादा खाना पसंद करता था, इसलिए क्या हो गया बच्चों उसका पेट मोटा हो गया और वो शरीर से मोटा हो गया। तो बच्चों ये हमारा
आज का जो कक्षा 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।